आज हम अनातोली लियोन की किताब पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री का एक गहराई से जायजा ले रहे हैं। अच्छा, लियोन पाकिस्तान को एक मुश्किल या कहें तो सख्त जान मुल्क कहते हैं। ये उन्वान ही मतलब अपने अंदर काफी सवालात रखता है। जी बिल्कुल। तो आज हम इस किताब की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की ये समाजी, सियासी और तारीखी परतें इतनी पेचीदा क्यों हैं। और हमारा मकसद ये देखना है कि लियोन के मुताबिक वो कौन से अनासिर हैं जो पाकिस्तान को आप कह लें बेवक्त कमजोर भी बनाते हैं और हैरानकुन तौर पर लचकदार भी। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है देखें कि लियोन का तज्जिया सिर्फ रोजमर्रा के सियासी बहरानों तक महदूद नहीं, वो तो पाकिस्तान की बुनियादों तक जाते हैं। समाजी ढांचे कैसे हैं, रिश्तों का निज़ाम क्या है, इदारों की असल नौइयत क्या है, और वो सकाफती तसलसल जो है ना, जो नस्लों से चला आ रहा है। सही। तो जब वो हार्ड या मुश्किल कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि मसाइल बहुत हैं, बल्कि ये कि मुल्क पेचीदा है, सख्त जान है, इसे तोड़ना आसान नहीं। लियोन का जो मरकजी नुक्ता है वो यही है कि पाकिस्तान की रियासत भले कमज़ोर दिखाई दे, लेकिन मुआशरा वो अपने अंदरूनी समाजी बंधनों की वजह से अब तक कायम है। अच्छा, तो फिर शुरुआत उन्हीं समाजी बंधनों से करते हैं जिनका आपने जिक्र किया। किताब का एक अहम हिस्सा रिश्तेदारी और सरपरस्ती के निज़ाम पर है। लियोन कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत और समाज मतलब हर जगह फैला हुआ है। ज़रा इस परत को खोलें, ये निज़ाम काम कैसे करता है आखिर? लियोन बहुत वाज़े तौर पर बताते हैं कि ये निज़ाम जो है ना, ये एक दो धारी तलवार है। एक तरफ तो ये रियासत की कमज़ोरी की एक बड़ी वजह है, लेकिन दूसरी तरफ यही निज़ाम पाकिस्तान के इस्तेहकाम की एक आप कह लें गैर रवायती ज़मानत भी है। ये दिलचस्प बात है। ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में देखें, वहाँ सियासी ख़ानदानों की ताकत का सरचश्मा सिर्फ ज़मीनें नहीं हैं, बल्कि उनके वसी फैले हुए रिश्तेदारी के नेटवर्क्स हैं, कबीलों की सरबराही है। ये सिर्फ जागीरदारी नहीं है, ये एक पूरा समाजी और सियासी निज़ाम है जो इन ताल्लुकात पर चलता है। ये वाकई एक दिलचस्प तज़ाद है कि जो चीज़ कमज़ोरी ला रही है वही इस्तेहकाम भी दे रही है। लियोन इस तज़ाद की मज़ीद वजाहत कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ मनफी है या इसके कुछ मुस्बत समाजी पहलू भी निकलते हैं? लियोन के मुताबिक इसका एक समाजी पहलू ये है कि सरपरस्ती का निज़ाम जो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, वो तबकाती फ़र्क के एहसास को मतलब किसी हद तक कम करता है। अच्छा जी, आम लोग मुश्किलात में अपने इलाके के जो बाअसर लोग हैं उनसे मदद, तहफ़्फ़ुज़, सिफारिश, इन चीज़ों की तवक्को रखते हैं। ये एक तरह का आप समझें गैर रस्मी सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क बन जाता है। इसी वजह से लियोन ये दलील देते हैं कि ये निज़ाम जो बुनियाद परस्त नज़रियात है ना, चाहे वो सोशलिस्ट हों या मजहबी शिद्दत पसंदी वाले, उनके फैलाव के खिलाफ एक कुदरती रुकावट बन जाता है, क्योंकि लोगों की बुनियादी वफादारियां अपने ख़ानदान, कबीले या पीर से जुड़ी होती हैं। सही सही। और इसी से जुड़ा है इज्तमाई इज्जत, यानी इज्जत का तसव्वुर। ये सिर्फ ज़ाती वकार नहीं, ये ख़ानदान या कबीले की इज्तमाई साख है जिसका दिफा वो समझते हैं हर कीमत पर ज़रूरी है, और ये अक्सर मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक गैर रस्मी तरीका बन जाता है। लेकिन यकीनन इसका एक तारीख पहलू भी होगा, खास तौर पर रियासत और कानून की हुक्मरानी के हवाले से। जी बिल्कुल, और वो पहलू बहुत नुमाया है। सबसे बड़ा मसला ये है कि रिश्तेदारी और ख़ानदान से वफादारी अक्सर रियासती कवानीन, क़वाइद व ज़वाबित और जो पेशा वराना इखलाकियात हैं उन पर हावी आ जाती है। लेविन कहते हैं कि पाकिस्तान में जिसे हम करप्शन कहते हैं ना, उसकी जड़ें अक्सर इसी खानदानी वफादारी की कदीम और गहरी कदर में है। सरकारी एहलकार हों या सियासतदान, उन पर अपने खानदान, बरादरी या कबीले के लोगों की मदद करने का, उन्हें नवाजने का एक शदीद समाजी दबाव होता है। अच्छा। वो ऑक्सफोर्ड में मुकीम पाकिस्तानी खानदानों की मिसाल भी देते हैं कि वो बरतानिया में रहते हुए भी अपने आबाई इलाकों में रिश्तेदारों की माली मदद और दूसरे मामलात में सरपरस्ती को अपना फ़र्ज समझते हैं। ये वफादारी जोग्राफियाई सरहदों से भी आगे जाती है। और जब ये वफादारियां रियासत के निज़ाम से टकराती हैं तो क्या होता है? रियासत का रद्द-ए-अमल क्या होता है?
मतलब वो कैसे निपटती है इससे? रियासत अक्सर आप देखेंगे बेबस नजर आती है या फिर समझौता करती है। लेवन सिंध के एक वाक़े का हवाला देते हैं जहां एक ताकतवर जमींदार सियासतदान ने कुछ मतलूब डाकुओं को पनाह दे रखी थी। फौज को उन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बराह रास्त एक्शन के बजाय इस सियासतदान से मुज़ाकरात करने पड़े। अच्छा, मुज़ाकरात। जी, मुज़ाकरात। ये वाक़या जाहिर करता है कि रियासत अक्सर अपनी रिट कायम करने के लिए ताकत के बजाय मकामी जो ताकत के मराकज़ हैं उनके साथ गुफ्तो-शुनीद और लेन देन पर मजबूर हो जाती है। ये हार्ड कंट्री की एक और मिसाल है जहां रियासती रिट भी वो मुज़ाकरात से मशरूत हो सकती है। अच्छा, ये तो हुई समाजी ढांचे और उसके रियासत पर असरात की बात, लेकिन पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में एक और सुतून है जिसका जिक्र नागुज़ीर है, फौज। लियोन इस इदारे की गैर मामूली ताकत और आवाम में इसकी जड़ों को कैसे देखते हैं? लियोन फौज को बिलाशुबा पाकिस्तान का सबसे ताकतवर, मुनज़्ज़म और आप कहें मुत्तहिद इदारा करार देते हैं। उनके मुताबिक ये वो वाहिद इदारा है जो मुल्क में किसी बड़ी खुली बगावत या शोरिश को कुचलने की सलाहियत रखता है, जैसा कि उन्होंने स्वात में 2009 की कार्रवाई से साबित किया। एक अहम नुक्ता को ये बयान करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में फौजी बगावतें हमेशा ऊपर से आई हैं, यानी आर्मी चीफ की क़ियादत में, जूनियर अफसरान की किसी मुहिम जुई के नतीजे में नहीं। ये फौज के अंदर नज़्म ज़ब्त और कमांड स्ट्रक्चर की मजबूती को जाहिर करता है। और अवाम में फौज की मकबूलियत जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है, लियोन उसकी क्या वजूहात बताते हैं? क्या ये सिर्फ एक तासुर है या उसकी कोई ठोस बुनियादें भी हैं? लियोन उसकी कई परतें बयान करते हैं। एक तो अवाम की नज़र में ख़ास तौर पर सिविलियन हुकूमतों की कारकर्दगी के मुकाबले में फ़ौज निस्बतन ज़्यादा मुअस्सर, मुनज़्ज़म और कम बदउनवान नज़र आती है। जी। कुदरती आफात जैसे 2010 का तबाहकुन सैलाब, इस दौरान फ़ौज के इमदादी कामों को बड़े पैमाने पर सराहा गया। इस तासुर की वजह से तारीख़ी तौर पर फ़ौजी कब्ज़ों को शुरू में अवामी हिमायत भी मिलती रही है, लेकिन ये सिर्फ तासुर की बात नहीं। तो फिर वो ठोस बुनियादें क्या हैं, जरा तफसील से बताएं। लियोन कई अवामिल गुनाते हैं। एक तो कैंटनमेंट्स का साफ सुथरा मुनज़्ज़म माहौल है और वहाँ की एक मखसूस सकाफ़त है जो आम शहरी ज़िंदगी के आप कहें इंतशार के बरक्स एक बेहतर नज़्म व ज़ब्त का तासुर देती है। सही। दूसरा, फौज अपने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड एहलकारों और उनके ख़ानदानों के लिए एक बहुत वसी फलाही निज़ाम चलाती है। फ़ौजी फाउंडेशन जैसी तंजीमें उनके पास अरबों के असासे हैं और वो तालीम, सेहत, रोज़गार के मौक़े फराहम करती हैं। तीसरा, और ये बहुत अहम है, फ़ौज निचले मुतवस्सित तबके और देही पस मंज़र रखने वाले नौजवानों के लिए समाजी तरक्की का एक अहम ज़ीना है। एक गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख कर फौज में ऑफिसर बन सकता है और माशरे में इज्जत और मकाम हासिल कर सकता है। ये सब अवामिल मिलकर फौजियों के अंदर अपने इदारे से शदीद वफादारी और वाबस्तगी पैदा करते हैं। और फौज के वसी मुआशी मफादात का क्या, जैसे DHA और दीगर कारोबारी इदारे, क्या लियोन उन्हें भी इस ताकत और असर रसूख का हिस्सा समझते हैं? जी हाँ, लियोन इन वसी माशी मुफादात का तफसील से जिक्र करते हैं और उन्हें फ़ौज की ताकत और ख़ुद मुख्तारी को बरकरार रखने में अहम समझते हैं। वो ये भी बताते हैं कि फ़ौज में भर्तियाँ रवायती तौर पर किन इलाकों से होती रही हैं, जैसे पोठोहार का खित्ता, और वक्त के साथ साथ इसमें कैसे तब्दीलियाँ आई हैं। अच्छा। इसके साथ साथ लियोन ISI यानी पाकिस्तान की ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी, जिस पर अक्सर मुल्की सियासत में आप जानते हैं किलीदी किरदार अदा करने का इल्ज़ाम लगता है, इसके किरदार पर भी बात करते हैं और फौज की सिविलियन सियासतदानों से एक खास किस्म की बेजारी और उनकी तरफ से मुमकिना मुदाखलत के खौफ का भी तज़किरा करते हैं। फौज के बाद अब दूसरे रियासती इदारों का रुख करते हैं। लियोन अदलिया, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की कमजोरी के बारे में क्या कहते हैं? लगता है यहाँ तस्वीर काफ़ी मुख्तलिफ होगी। बिल्कुल मुख्तलिफ और काफ़ी मायूस कन भी। लियोन वाज़ेह करते हैं कि रियासत की कमज़ोरी सिर्फ ये नहीं कि वो सरपरस्ती के निज़ाम पर इन्हिसार करती है, ये इससे ज़्यादा गहरी है। अच्छा जी, अक्सर पुलिस एहलकार, जज या सरकारी बाबू वो रियासत के मुफादात के बजाय अपने ज़ाती, ख़ानदानी या मकामी ताकतवरों के मुफादात के लिए काम करते दिखाई देते हैं। ये इदारे आप कह लें अंदर से खोखले हो चुके हैं।
पुलिस के बारे में क्या मखसूस मुशाहिदात हैं किताब में, मतलब ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? पुलिस के बारे में लियोन की तस्वीर बहुत बहुत भयानक है। वो बताते हैं कि ये इदारा शदीद वसाइल की कमी का शिकार है, बड़े पैमाने पर बदनवानी फैली हुई है और अक्सर औकात बेजा तशद्दुद और सफाकी भी नजर आती है। वो अंदरून सिंध के एक पुलिस चीफ की मिसाल देते हैं जो बेबसी से कहता है कि उसके पास इतने वसाइल ही नहीं कि वो आम जराइम की मौसर तरीके से रोकथाम कर सके। वो बस कोशिश करता है कि जो संगीन तरीन जराइम है ना, जैसे रेप और पुरतशद्दुद हलाकतें, उनको कंट्रोल कर ले। अल्लाह। पेशावर के एक सब इंस्पेक्टर के थाने की हालत का नक्शा खींचते हैं। टिपकती छत, बिजली गायब, फर्नीचर टूटा फूटा। और अवाम का पुलिस के साथ तजुर्बा कैसा है लियोन के मुताबिक? क्या वो पुलिस के पास जाते हैं? लियोन लिखते हैं कि तफ्तीश के दौरान तशद्दुद का इस्तेमाल बहुत आम है, खास तौर पर गरीब और बेसहारा अरज़मान के साथ, ताकि उनसे इकबाल जर्म करवाया जा सके। इन हालात में अवाम की अक्सरियत पुलिस के पास जाने से वो कुतराती है, उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। सही। लियोन एक अहम नुक्ता ये भी उठाते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की ज़्यादातर खिलाफ वर्जियाँ रियासत की बेपनाह ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी कमज़ोरी की वजह से होती हैं। यानी रियासती अहलकार कानून के दायरे में रहकर नहीं, बल्कि अपनी ज़ाती हैसियत में या मकामी अशराफिया के इशारे पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। और अदलिया, क्या वहाँ सूरत हाल कुछ बेहतर है या वही हाल है? बदकिस्मती से अदलिया का हाल भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। लियोन इंसाफ में शदीद ताख़ीर का जिक्र करते हैं। मुकदमात सालों बल्कि दहाइयों तक चलते रहते हैं। वो जो मकोला है ना, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, वो पाकिस्तान की अदालतों पर पूरी तरह सादिक आता है। निचली सतह पर बदनवानी आम है और अदलिया पर सियासी दबाव के इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं। कोयटा कचहरी में लोगों से बातचीत का हवाला है जो बताते हैं कि उनके मुकदमात 5-7 साल से लटके हुए हैं और वो वकीलों की फीसों और मुबैना रिश्वतों पर अपनी जमा पूंजी लुटा चुके हैं। अफसोसनाक है। आम आदमी के लिए रियासती कानून और अदालतें एक अजनबी, महंगा और अक्सर अमीरों और बाअसर अफराद के हक में झुका हुआ निज़ाम है। अदलिया और पुलिस के दरमियान भी अक्सर कशीदा ताल्लुकात रहते हैं जो इंसाफ की फराहमी को मजीद पेचीदा बना देते हैं। अच्छा, पुलिस और अदलिया की ये तस्वीर तो काफ़ी मायूस कुन है, लेकिन क्या लियोन कोई इस्तिस्ना भी बयान करते हैं? कोई ऐसा शोबा जहां चीज़ें बेहतर काम कर रही हों, मतलब कोई उम्मीद की किरण? हाँ, और ये मिसाल अहम है। लियोन मोटरवे पुलिस का जिक्र करते हैं जिसे जब कायम किया गया तो बेहतर वसाइल दिए गए, अच्छी तनख्वाहें दी गईं और इसे मकामी सियासी असर और रसूख से मतलब मुमकिना हद तक आज़ाद रखा गया। जी। नतीजा ये निकला कि ये फोर्स निस्बतन ईमानदार और मुअस्सर साबित हुई। लियोन के नज़दीक ये इस बात का सबूत है कि अगर हालात साजगार हों, मुनासिब तरबियत और वसाइल मुहैया किए जाएं और सियासी मुदाखलत कम हो तो पाकिस्तानी सरकारी अहलकार भी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। सही। वो वुकला तहरीक का भी जिक्र करते हैं जिसने 2007 में अदलिया की बहाली के लिए एक पुरजोश लहर पैदा की थी, लेकिन बाद में वो तहरीक खुद भी अंदरूनी तकसीम, तशद्दुद के वाक़यात और सियासी उलझनों का शिकार हो गई। इदारों की कमजोरी के बाद अब जरा बड़े कैनवस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान को जिन बैरूनी या जोग्राफियाई व सियासी चैलेंजेस का सामना है, खास तौर पर अमेरिका, भारत, कश्मीर और दहशतगर्दी के हवाले से, लियोन इन पर क्या रोशनी डालते हैं? लियोन के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बुनियादी और गहरा खौफ भारत से है, जिसे वो अपना वजूदी खतरा समझता है। ये खौफ पाकिस्तान की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसियों पर हर वक्त हावी रहता है। यहाँ तक कि 911 के बाद अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला भी इसी तनाजुर में किया गया कि अगर पाकिस्तान ने इनकार किया तो अमेरिका भारत की तरफ मजीद झुक जाएगा। और अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? उन ताल्लुकात में लियोन एक मुस्तकिल धोखे या अदम एतमाद के एहसास को नोट करते हैं जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और आवाम दोनों में पाया जाता है। पाकिस्तान समझता है कि अमेरिका ने उसे हमेशा अपने वक्ती मफादात के लिए इस्तेमाल किया और मुश्किल वक्त में तन्हा छोड़ दिया। जी। खास तौर पर जब भी अमेरिका ने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को अहमियत दी।
عراق پر امریکی حملے نے پاکستان میں امریکہ خلاف جذبات کو مزید ہوا دی اور 911 کے حوالے سے سازشی نظریات بہت مقبول ہوئے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اچھا، افغان طالبان کے خلاف جنگ میں امریکی دباؤ اور ڈرون حملوں نے بھی عوامی اور فوجی حلقوں میں شدید ناراضگی پیدا کی۔ کشمیر کے مسئلے پر لیون کی کیا رائے ہے، خاص طور پر فوج کے حوالے سے؟ یہ تو بہت حساس معاملہ ہے۔ لیون کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستانی فوج کے لیے صرف ایک علاقائی تنازع نہیں ہے، بلکہ ایک جذباتی مسئلہ ہے، ایک جنون ہے جو ان کے بقول فوج کے خون میں شامل ہے۔ ماضی میں فوج کی طرف سے کشمیر میں متحرک عسکریت پسند تنظیموں جیسے لشکر طیبہ اور جیش محمد کی مبینہ سرپرستی کا ذکر کرتے ہوئے لیون اس پالیسی کی پیچیدگیوں اور عالمی دباؤ کو بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ ISI کا کردار اور اس سوال پر بھی بات کرتے ہیں کہ کیا ایجنسی کے اندر کچھ عناصر خود مختار طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کیا نکات ہیں؟ لیون بتاتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی ایک بڑی تعداد خاص طور پر پشتون علاقوں میں افغان طالبان کو غیر ملکی قابض افواج کے خلاف لڑنے والے مزاحمت کار سمجھتی تھی، جس کی وجہ سے ریاست کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ جی، یہ بات تو سنی ہے۔ القاعدہ کے خلاف امریکی دباؤ پر کی جانے والی کارروائیوں کے بھی ملک کے اندر ملے جلے اور اکثر منفی نتائج برآمد ہوئے۔ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے وہ ایکیو خان نیٹ ورک کے پھیلاؤ کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کو اس بارے میں کس حد تک علم تھا اور امریکہ نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس پر ایک حد تک چشم پوشی کیوں کی، غالباً اس یقین دہانی کے بدلے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد تو لگتا ہے کہ ریاست کمزور، ادارے کھوکھلے اور ہر طرف چیلنجز ہی چیلنجز ہیں۔ لیکن پھر لیون یہ بھی کہتے ہیں کہ ان تمام کمزوریوں کے باوجود پاکستانی معاشرہ مکمل طور پر ٹوٹا یا بکھرا نہیں ہے۔ آخر یہ سخت جانی یا لچک آتی کہاں سے ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی لیون کی کتاب کا مرکزی نقطہ ہے اور یہی وہ پاکستان کی بقا کا راز ڈھونڈتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ لچک ریاست سے نہیں آتی بلکہ معاشرے کے اندر سے آتی ہے۔ اچھا، معاشرے سے؟ یہ سماجی ڈھانچے ایک غیر رسمی نظام فراہم کرتے ہیں جو ریاست کی ناکامیوں کے باوجود لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سہارا دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، رشتہ داری کا نظام اپنی تمام خرابیوں کے باوجود معاشرے کو مکمل طور پر بکھرنے سے روکتا ہے اور انقلابی تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ اس میں مذہب کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ صرف شدت پسندی کو ہوا دیتا ہے یا اس کا کوئی مستحکم استحکام والا کردار بھی ہے؟ لیون مذہب کے مثبت اور استحکام بخش کردار پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کی جو عوامی شکل ہے نا، وہ بڑی حد تک صوفی ازم سے متاثر ہے، جہاں مزارات، درگاہیں اور پیر فقیر کروڑوں لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ صحیح۔ یہ روایتی صوفیانہ اسلام لیون کے خیال میں بنیاد پرست اور انتہا پسند نظریات کے پھیلاؤ میں ایک بہت بڑی قدرتی رکاوٹ ہے۔ لوگ اپنے مقامی پیروں اور گدی نشینوں سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں، جو اکثر بین المسالک ہم آہنگی کا درس بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیون پاکستان میں خیرات اور صدقات کے بے مثال کلچر کا ذکر کرتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ پاکستانی اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ، تقریباً GDP کا 5% خیرات کرتے ہیں۔ یہ رقم غربت کے اثرات کو کم کرنے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جو ریاست شاید نہیں کر پاتی۔ اور کیا مقامی سطح پر انصاف کے کوئی متبادل نظام بھی موجود ہیں جو اس لچک میں کردار ادا کرتے ہوں، جیسے جرگے وغیرہ؟ جی ہاں، لیون روایتی انصاف کے نظام جیسے کہ پختون علاقوں میں جرگا اور پنجاب و سندھ میں پنچایت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ان نظاموں میں بہت سی خامیاں ہیں، خاص طور پر انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ ان علاقوں میں جہاں ریاستی عدالتیں یا تو موجود نہیں یا ناقابل رسائی یا ناقابل اعتبار ہیں، تنازعات کے حل، تالسی اور تصفیے کا ایک تیز رفتار اور سستا ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ نظام اکثر سزا کے بجائے فریقین میں صلح صفائی کروانے پر زور دیتے ہیں، جو معاشرتی توازن برقرار رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔
تو لیون مطلب مایوسی کی تصویر کشی نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان عناصر کی نشاندہی کر رہے ہیں جو پاکستان کو کسی نہ کسی طرح چلائے ہوئے ہیں۔ بالکل، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تمام تر مسائل کے باوجود پاکستان میں جدیدیت، تعلیم اور بہتر انتظامیہ کے کچھ جزیرے بھی موجود ہیں۔ وہ کچھ بہترین یونیورسٹیوں جیسے لمز، موٹر وے نیٹ ورک، خود فوج بطور ایک منظم ادارہ اور بیوروکریسی اور دیگر شعبوں میں موجود ان گنت دیانتدار اور قابل افراد کا ذکر کرتے ہیں جو خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور ملک کے نظام کو چلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جزیرے بھلے کم ہوں لیکن یہ امید کی کرن ہے۔ تو اگر ہم لیون کی پوری بحث کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ہارڈ کنٹری یا سخت جان ملک اس لیے ہے کہ یہاں ایک کمزور، اکثر ناکام نظر آنے والی ریاست کے ساتھ ایک انتہائی مضبوط، پیچیدہ اور لچکدار معاشرہ جڑا ہوا ہے۔ جی، رشتہ داری کا نظام، فوج کا طاقتور کردار، مذہبی روایات اور عوام کی اپنی بقا کی حکمت عملی، یہ سب مل کر ایک ایسا نظام بناتے ہیں جو بظاہر مستقل بحران میں رہنے کے باوجود ٹوٹتا نہیں بلکہ کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہتا ہے۔ یہ شاید لیون کی کتاب کا سب سے اہم سبق ہے۔ یقیناً، اور کتاب کے اختتام پر لیون ایک اور خطرے کی نشاندہی کرتی ہیں جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور جو شاید مستقبل میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ وہ طویل مدتی ماحولیاتی تبدیلیوں، خاص طور پر پانی کی شدید کمی کے مسئلے پر خبردار کرتی ہیں۔ پانی کا مسئلہ۔ جی، وہ لکھتی ہیں کہ پانی کی تقسیم پر صوبوں کے درمیان تنازعات مستقبل میں اتنی شدت اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے وجود کے لیے خطرہ بن جائیں۔ یہ ایک سنجیدہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کے وہ سماجی اور سیاسی ڈھانچے جو اب تک کئی اندرونی اور بیرونی طوفانوں کا مقابلہ کر چکے ہیں، اس آنے والے ماحولیاتی بحران کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ پاکستان کی اس سخت جانی کی حدود کیا ہیں۔